नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत ही हमने पढ़ा काव्य हेतु। इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा काव्य हेतु का क्या अर्थ था, भारतीय विद्वानों ने काव्य हेतु का क्या वर्गीकरण किया, किन्हें काव्य हेतु स्वीकार किया, और काव्य हेतु के संबंध में संस्कृत आचार्यों के मत, हिंदी आचार्यों के मत, और आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु के संबंध में पाश्चात्य आचार्यों के मत और काव्य हेतु का स्वरूप क्या है। तो शुरू करते हैं। काव्य हेतु के संदर्भ में पाश्चात्य आचार्यों का क्या मत रहा। तो इसमें हम पहला नाम पढ़ते हैं प्लेटो का। प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य का हेतु माना है, स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा है कि प्रेरणा के अभाव में कोई भी स्फुरण संभव नहीं है, कोई भी रचना नहीं की जा सकती। तो यहाँ असंभव के स्थान पर आएगा संभव। इन्होंने प्रेरणा को काव्य का हेतु स्वीकार किया है और कहा है कि प्रेरणा के बिना कोई भी काव्य सर्जन नहीं हो सकता। There is no invention in him until he has been inspired. There is no invention in him until he has been inspired. अर्थात प्रेरणा के बिना, इंस्पायर्ड के बिना कोई भी काव्य जो है असंभव है, उसका सृजन नहीं किया जा सकता। अगला नाम हम देखते हैं अरस्तु का। इन्होंने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रतिभा तो जन्मजात है। अर्थात इन्होंने काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा को स्वीकार किया। अरस्तु जो है यूनानी दार्शनिक हैं, इन्होंने काव्य का हेतु प्रतिभा को माना है और इन्होंने प्रतिभा को जन्मजात कहा है। इन्होंने कहा है ए मैन ऑफ बॉर्न टैलेंट, जो प्रतिभा है मनुष्य में जन्मजात योग्यता है उसकी, जो उसे बाहर से अर्जित नहीं करनी पड़ती, ये उसके अंदर जन्म से ही होती है। इस आधार पर इन्होंने जो काव्य का हेतु स्वीकार किया है, प्रतिभा को स्वीकार किया है। इसी श्रृंखला में अगला नाम देखते हैं हम बेनेडिक्टो क्रोचे का। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान, जिसे कि इंट्यूशन कहा जाता है, क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान जो कि इंट्यूशन कहलाता है और बाह्य व्यंजना को महत्व देते हुए प्रतिभा और अभ्यास को काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने बेनेडिक्टो क्रोचे ने दो काव्य हेतु स्वीकार किए हैं, एक तो प्रतिभा और दूसरा अभ्यास। इन्होंने कहा काव्य सृजन के दो हेतु हैं, एक हेतु है प्रतिभा और दूसरा अभ्यास। तो ये था संस्कृत आचार्यों का मत। अब हम जानेंगे काव्य हेतु के स्वरूप के बारे में। तो काव्य हेतु के इतने अध्ययन से हमने ये जाना कि जो आचार्यों ने काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किया है, प्रमुखतः प्रतिभा को स्वीकार किया है। अधिकांशतः आचार्यों ने काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा को स्वीकार किया है और इसके साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना गया है। तो अब हम पढ़ते हैं काव्य हेतु के स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिभा के बारे में। तो प्रतिभा वह शक्ति है जो कि किसी भी काव्य की रचना करने में जो हमें समर्थ बनाती है। अर्थात प्रतिभा के आधार पर ही काव्य रचना हो सकती है। जिसके अंतर्गत प्रतिभा की शक्ति है वही काव्य रचना करने में समर्थ है। प्रतिभा काव्य रचना में हमें समर्थ बनाती है, ऐसी शक्ति है। और राजशेखर ने प्रतिभा के संबंध में कहा है सा शक्ति केवल काव्य हेतु है। अर्थात काव्य का जो हेतु है वो केवल और केवल एक प्रतिभा ही है। प्रतिभा ही एक ऐसी शक्ति है जो काव्य का हेतु कहला सकती है। इसी के संबंध में वामन का मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है। अर्थात इन्होंने प्रतिभा को जन्मजात संस्कार कहा है और कवित्व का बीज रूप स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है कि प्रतिभा के बिना काव्य का सर्जन नहीं किया जा सकता। यह तो जो काव्य का बीज रूप है। आगे हम पढ़ते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। इन्होंने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो कि शब्द और अर्थ को जो है सौंदर्य प्रदान करती है, उसकी सौंदर्यपूर्ण सृष्टि करती है।
उसे एक काव्य का रूप प्रदान करती है और अनेक प्रकार के अलंकारों और उक्ति वैचित्र्य उसमें जो है कलात्मकता का विधान करती है। तो आचार्य कुंतक के अनुसार उनका संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा एक ऐसी शक्ति है जो शब्द और अर्थ को अपूर्व सौंदर्य प्रदान करती है, उसकी सृष्टि करती है और जो उसमें कलात्मकता लाती है, कला पक्ष देती है और अलंकारों और उक्ति वैचित्र्य का विधान करती है। प्रतिभा के बारे में मम्मट ने कहा है, आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया ही नाम दिया है। उन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति नामक संज्ञा का प्रयोग किया है, शक्तिवाचक का प्रयोग किया है। वो प्रतिभा को शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज वामन की तरह इन्होंने भी प्रतिभा को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि प्रतिभा अर्थात शक्ति के बिना काव्य का सर्जन करना असंभव है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, काव्य का बीज रूप है, शक्ति है जो कि जन्मजात है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। तो इस आधार पर अब हम देखते हैं प्रतिभा के दो भेद, अर्थात प्रतिभा जो है दो प्रकार की होती है। एक है कार्यत्री प्रतिभा और दूसरी भावयत्री प्रतिभा। नंबर 1 कार्यत्री प्रतिभा और नंबर 2 भावयत्री प्रतिभा। तो कार्यत्री प्रतिभा के बारे में हम जानते हैं। कार्यत्री प्रतिभा अर्थात वह प्रतिभा जो कि कवियों में होती है और भावयत्री प्रतिभा वह कवि जो प्रतिभा है जो पाठकों में होती है। कार्यत्री प्रतिभा कवियों में होती है अर्थात कवियों में जो काव्य सृजन के लिए योग्यता होती है, जो शक्ति होती है, जो प्रतिभा होती है, वो है कार्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा के बल पर ही जो कवि है अपने काव्य का सृजन करता है, कविता लिखता है। और भावयत्री प्रतिभा होती है पाठक में, जिसके बल पर जो पाठक है वो कविता को, किसी भी कवि की कविता को पढ़ता है, समझता है, उसको समझने की जो शक्ति है वो भावयत्री प्रतिभा है। तो कार्यत्री प्रतिभा कवि में कविता लेखन की शक्ति है और भावयत्री प्रतिभा पाठक में, जिससे कि पाठक जो है कविता को समझता है। तो ये हो गई दो प्रकार की प्रतिभा। उसके बाद है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है वेद ज्ञान, लोक व्यवहार, इन शास्त्रीय अध्ययन का जो है ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ में व्युत्पत्ति को कह सकते हैं निपुणता, विद्वता, ज्ञान की जो उपलब्धि है वो व्युत्पत्ति कहलाती है। संस्कृत आचार्यों ने इसे काव्य का दूसरा हेतु स्वीकार किया है। व्युत्पत्ति के बल पर जो है व्यक्ति विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करता है, उनके बारे में अन्वेषण करता है और फिर काव्य सर्जन में समर्थ होता है। तो व्युत्पत्ति के बल पर जो है व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि उस शास्त्रीय अध्ययन से उसे इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, उसे यह पता लगता है किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित है। तो सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों का समवेत रूप काव्य है। एक बार फिर से जानते हैं, व्युत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि व्युत्पत्ति जो है लोक शास्त्र का अध्ययन, जो ज्ञान है, इनके बारे में अन्वेषण है, वो व्युत्पत्ति है। अर्थात व्युत्पत्ति का अर्थ हुआ निपुणता, पांडित्य और विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि सार के रूप में हम कहें, सारांश रूप में कहें तो ज्ञान की जो उपलब्धि है, ज्ञान को जो ग्रहण करना, शास्त्रीय ज्ञान ग्रहण करना, लोक व्यवहार के बारे में ग्रहण करना, वो है व्युत्पत्ति। तो संस्कृत आचार्यों ने काव्य का हेतु माना है इसे, और व्युत्पत्ति के बल पर ही काव्य जो है सर्जन हो सकता है और लोक शास्त्र, शास्त्रीय अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित है, किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग अनुचित है। तो इस प्रकार से यह ज्ञान एक कवि में होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इसे कविता का जो काव्य का प्रमुख हेतु मानते हुए इन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार से काव्य के दो हेतु हुए, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। अब हम जानते हैं अभ्यास के बारे में। उससे पहले हम एक बार ये भी जानें कि राजशेखर ने व्युत्पत्ति के संबंध में कहा है, उचितों और अनुचित इन दोनों का जो विवेक है वो व्युत्पत्ति है। उचित और अनुचित इनका विवेक, किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा,
कौन सा काव्य शास्त्रीय प्रयोग होगा, तो वो उचित का और अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। राजशेखर ने कहा इसके संबंध में उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति है। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति अर्थात उचित और अनुचित का जो विवेक है वो व्युत्पत्ति है। अब हम देखते हैं अभ्यास के बारे में। अभ्यास जिससे शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है किसी भी कार्य को पुनः पुनः बार बार उसे करना, वो है अभ्यास। तो काव्य निर्माण का जो तीसरा हेतु है वो है अभ्यास। भामा ने भी लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का जब ज्ञान होने के पश्चात लोकशास्त्रीय ज्ञान, काव्य शास्त्रीय ज्ञान, इस ज्ञान के पश्चात उसे सतत निरंतर पुनः बार बार करना, अभ्यास के द्वारा जो उसकी उपासना की जाती है, उसका जो परिष्कार किया जाता है, उससे जो है कृतित्व निखर जाता है, काव्य सर्जन होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अभ्यास को काव्य का हेतु स्वीकार करते हुए कहा है कि काव्य निर्माण में तीसरा हेतु जो है अभ्यास भूमिका महत्वपूर्ण रखता है। और इन्होंने कहा है कि भामा ने कहा शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके उसका सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास के द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए और इसके साथ ही हमें अन्य कवियों के कृतित्व का भी अध्ययन करना चाहिए, वो भी हमारे काव्य सर्जन में बहुत सहायता करता है। इस प्रकार से काव्य के हमने 3 हेतु पढ़े, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा जो कि जन्मजात है, व्युत्पत्ति जो वेद ज्ञान, लोकशास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय अध्ययन से आती है, जो कि हमें उचित और अनुचित का विवेक करवाती है, उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति। और अभ्यास जो उस प्राप्त ज्ञान को सतत रूप से, निरंतर रूप से पुनः पुनः करना, वो है अभ्यास। आचार्य दंडी ने भी अभ्यास को काव्य हेतु माना है और उन्होंने भी अभ्यास की महत्व का स्वीकार किया। तो इस प्रकार से सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के आचार्यों ने भी, इसी के साथ साथ हिंदी के आचार्यों ने भी अभ्यास के महत्व को स्वीकारा है और उसकी महत्ता उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त की है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसे आवत जात ते सील पे परत निशान। तो अर्थात किसी कार्य को बार बार करने से, बार बार अभ्यास करने से जड़मति, जड़ बुद्धि भी सुजान अर्थात बुद्धिवान बन जाती है। और ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुएं की पर जो एक रस्सी बार बार आने से, जाने से उस सील पर, उस पत्थर पर उस रस्सी का भी निशान पड़ जाता है, तो उसी प्रकार से किसी कार्य को बार बार करने से हम उसमें निपुण अवश्य होते हैं। तो संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही काव्य के हेतु हैं, तीनों ही काव्य सर्जन के लिए आवश्यक है। प्रतिभा जो कि जन्मजात है, व्युत्पत्ति उचित अनुचित का विवेक करवाती है और अभ्यास किसी कार्य को सतत रूप से करना, जिससे कि उसमें और अधिक निखार आता है। तो काव्य के ये तीनों हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। किंतु प्रतिभा जो है वो सर्व प्रमुख हेतु है, जिससे हम व्युत्पत्ति और अभ्यास को निखार सकते हैं और अपना काव्य सर्जन को जो है श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक काव्य हेतु। धन्यवाद।